हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और मैं रिचा आपके लिए आज फिर से लेकर आ गई हूँ सीटेट की संस्कृत वाली क्लास। ठीक है, अब संस्कृत की क्लास आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि संस्कृत का सिलेबस क्या है और सीटेट में संस्कृत का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आपके लिए पहले क्लासेस आ चुकी हैं, मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है संस्कृत। तो संस्कृत के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। संस्कृत का सिलेबस क्या है, संस्कृत हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, सब कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कितना, देखिए क्या कहते हैं ना कि आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। पीएचडी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सीटेट का एग्जाम पास आउट करना है। तो सीटेट का एग्जाम पास आउट करने के लिए हमें कितना चीज़ें, कितनी अमाउंट में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पढ़ हम सब कुछ लें और एग्जाम में हमारे उससे कुछ भी ना आए तो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बेनिफिट हमारा तब होगा हम अगर 2 लाइन भी पढ़ के जाते हैं और 2 लाइन हमारे एग्जाम में आती है। तो यहाँ पे हम पीएचडी करने नहीं आए हैं, डॉक्टर की डिग्री नहीं लेने आए हैं, यहाँ पे हम करने आए हैं सीटेट का एग्जाम पास आउट की तैयारी। ठीक है, तो वो तैयारी करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। और हमारे जो चैनल की एक खासियत और आपको मिलेगी कि हम हिंदी प्लस इंग्लिश, और भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ हम हिंदी में नहीं करवाएंगे, ना हम सिर्फ इंग्लिश में कराएंगे। हम दोनों का ख्याल रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे। हम आपके लिए दोनों बायलैंग्वेज क्लासेस लेंगे ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपकी पहली क्लासेस मैंने जो ली हैं 2 क्लासेस, उसमें लोगों का फीडबैक अच्छा मिला है मुझे। लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है, कमेंट के अलग अलग जो है अलावा भी मुझे पता चला है कि आप लोग जो है अच्छी लगी हमारी क्लास। तो हमारी क्लास आप देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही क्लासेस अपलोड हो आप तक मिल जाए। आप सीटेट की जो तैयारी है वो आप हमारे उस पर छोड़ दीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन आपके कोर्सेज होंगे। सैटरडे और संडे को हम आपका प्रीवियस ईयर करवाएंगे और साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत लोगों को ज़रूरत है प्रीवियस ईयर की। और करंट अफेयर्स जहाँ तक है, करंट अफेयर्स में मंथली डाल रही हूँ हर एक पॉइंट्स को लेके, चाहे आपका अवार्ड्स हो, डेज हो, अपॉइंटमेंट्स हो, न्यूज़ जो है आपका जो है क्या कहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कुछ भी जो भी आपका हो रहा है वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करंट अफेयर्स भी आप देखते रहिए। अगर आपको वीकली चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वीकली भी प्रोवाइड करा दूंगी मंथली की जगह पे। अक्टूबर के हम अपलोड कर रहे हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर के भी आएंगे, उसके पहले के भी जो भी मंथ्स के हैं वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए बस मैं इतना कहूँगी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन, हमें जो आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए वो सिर्फ इतना ही चाहिए। बाकी हम आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आपको बाकी चैनल पे नहीं मिलेगी। आपको हम मेरी क्लासेस करने के बाद ना आपको किसी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ कहीं कोर्स कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मिल रहा है। ये उन लोग के लिए भी है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बुक्स खरीद सकें या फिर कोचिंग क्लासेस में दे सकें। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं। इसके साथ आपको मैं टेस्ट पेपर भी करवाऊंगी, मैंने आपको कहा प्रीवियस ईयर में मैं सॉल्व करवाऊंगी। आपको बस मुझ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे संस्कृत में आपका सीटेट का क्या इम्पोर्टेंस, संस्कृत का आपका सीटेट एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है, ये कितना कवर अप करेगा संस्कृत एग्जाम, संस्कृत आपका एग्जाम में, ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका जो एग्ज़ाम होता है आपका ये कितने मार्क्स कैरी करता है, 30 मार्क्स। ठीक है, ये आपका कैरी करेगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का ये आपका आता है। और 30 मार्क्स में देखिए इसके जो 2 पेपर होते हैं ना, आपका फर्स्ट पेपर होता है 1st to 5th जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी आपका होता है ये होता है 1st to 5th क्लास। ठीक है,
फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होता है, और जो आपका जूनियर होता है, ये जूनियर में होता है आपका 6 टू 8। ठीक है, ये आपका दो चीज़ें होती हैं। अब आपका जो फर्स्ट पेपर होता है यानी फर्स्ट टू फिफ्थ वाला, उसमें जो आपकी संस्कृत आती है, मेरा थोड़ा सा ये मानना है, मेरा आपको सजेशन है कि फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें संस्कृत थोड़ी डिफिकल्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, पैसेज वगैरह जो आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो जो आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट पेपर अगर आपको इजी लगती है पढ़ने में तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है जो मैं कॉमन सबकी बात कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड पेपर जो आपका आता है वो थोड़ा इजी लेवल का होता है। क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूँ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो एट्थ के बाद ही उनका संस्कृत छूट जाता है। और अगर आप ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं, तो आपको आराम से 10-15 साल हो चुका है छोड़े, ठीक है, संस्कृत। तो अब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए मैं आप लोग को एडवाइस दे रही हूँ। तो आप संस्कृत को फर्स्ट पेपर में ना ऑप्ट करें तो भी ठीक है। और सेकंड पेपर जो है आपका ये लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये आपका भाषा जो पेपर होता है, भाषा में आपकी संस्कृत आती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब आपका जो है हम देखते हैं कि अब आपका एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपका जो लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज का जो पेपर होता है, लैंग्वेज में आप जितने ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है, सीटेट में आपका स्कोर उतना ऊपर जाएगा। मतलब जो देखिए बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथ्स हुआ, सोशल साइंस हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, ये सब तो ठीक है, ये सब तो मोरलेस आपका जो है कवर कर ले जाते हैं आप। बट लैंग्वेज जो आपका होता है, क्योंकि इसमें जैसे अपठित गद्यांश वगैरह, कविताएं, गद्य पद्य, ये सब आते हैं, इंग्लिश में भी पैसेज आता है, पोएम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, मैंने कल इंग्लिश आपसे डिस्कस की थी। तो लैंग्वेज में आपके मार्क्स जितने ऊपर जाएंगे, जितने ज़्यादा मिलेंगे, सीटेट में आपके मार्क्स उतने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सीटेट में आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे आपको पता है सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हर कोई यहाँ पे कोई जो है टाइम पास करने आया नहीं है, मुझे पता है यहाँ कोई नॉलेज लेने नहीं आया है, यहाँ सब नॉलेज लेके सीटेट का एग्ज़ाम पास आउट करने आए हैं। तो आपका टारगेट जो है वो 31 जनवरी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पता है आपसे ज़्यादा अच्छे से, तभी मैं आपके लिए ये क्लासेस लेकर आई हूँ। और आप इन क्लासेस को देखकर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको अच्छे मार्क्स अचीव कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि मैंने इसीलिए 5 दिन आपके थ्योरी रखी है, 5 दिन में थ्योरी आपको पढ़ाऊंगी, लिख के करवाऊंगी। पीडीएफ चला के पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको लिख के करवाऊंगी। और बस मुझे आपका सपोर्ट इतना ही चाहिए कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। ठीक है, अब चलिए, मैंने आपको बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज में आप में जितने मार्क्स होंगे, सीटेट में आपके उतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये क्लासेस आपके प्राइमरी और जूनियर सबके लिए रहेंगी, दोनों के लिए रहेंगी, तो आप इसको देखते रहिए। अब चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, अब हम सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं। जो आपका कोर्स है, सिलेबस है संस्कृत का, वो क्या है। ठीक है, तो ये देखिए 15-15 नंबर, जैसे मैंने आपको इंग्लिश और मैथ में बताया था, ये 15-15 नंबर के डिवाइड होते हैं। ठीक है, कुल टोटल होता है आपका 30 मार्क्स का, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ 30 मार्क्स का होता है। और जो 15 नंबर होंगे आपके, ये होंगे अपठित गद्य और पद्य के। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पोएम और पैसेज कहते हैं ना, वही गद्य पद्य होता है। ठीक है, और ये आधारित किस पे होते हैं। ठीक है, ये नाट्यांश आपका हो गया, जैसे नाटक वगैरह होते हैं, नाटक कहानी ये सब आप पढ़ते हैं ना, पद्यांश पढ़ते हैं, ये सबसे आपके ये क्वेश्चन 15 नंबर के ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 15 नंबर का होगा, अपठित गद्यांश पद्यांश का हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ से आता है, या तो ये वैज्ञानिक जो आपके होते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रहेंगे, वैज्ञानिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक हो गया, साहित्यिक हो गया, या फिर कोई तार्किक है, तार्किक गद्य पद्य है, ठीक है, उस पे हो गया, या फिर कोई तथ्यपरक हो गया। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो अपठित गद्य पद्य होता है, ये कहाँ कहाँ से आता है, ये आएगा आपका वैज्ञानिक, मतलब कि कोई साइंटिफिक कोई चीज़ प्रूव्ड है उस पे हो गया। साहित्यिक, कोई कहानी उठा ली, कोई
मतलब आपका कहानी में, जैसे साहित्यिक में, जैसे साहित्य में आपका हो गया संस्कृत, संस्कृत से कोई चीज पैराग्राफ उठा, रामायण हो गया आपका, महाभारत, मतलब कोई कहीं से भी साहित्य से रिलेटेड हो गया, तार्किक हो गया, मतलब तर्क देने वाला हो गया, आपका जो डिबेट होता है उस टाइप का हो गया, तथ्य यानी जो कि फैक्ट्स पे बेस होता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब बाकी आपके फिर से 15 नंबर बचे। 15 नंबर का आपका हो गया अपठित गद्य पद, अनसीन पैसेज जो कहते हैं हम लोग हिंदी में, पोएम पैसेज, ये वो हो गया। अब इसके बाद जो 15 नंबर होता है, ये आपका होता है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण है ना, संस्कृत शिक्षण से आपका आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन। अब ये जो आपका ये 15 नंबर होता है ना, जैसे मैंने कल देखिए सारे सब्जेक्ट्स आपके को रिलेट है। मैंने आपको कल इसमें बताया था इंग्लिश में, जैसे कि 15 नंबर का जो आपका अनसीन, ये जो आपका आता है 15 नंबर का पहले आता है ना आपका ये एंड जो वोकैब वगैरह आते हैं, तो ये सब वोकैब वगैरह आपके कहीं ना कहीं जाके कहाँ पता है कहाँ से पूछे जाते हैं, पैराग्राफ और पोएम से। अनसीन पैसेज जो होते हैं 15 नंबर वाले, उसी में से पूछा जाता है। उसी तरह संस्कृत में भी यही होता है कि ये जो गद्य पद होता है ना, ये 7 नंबर 7 मार्क्स जो है इसी से निकाल लिए जाते हैं, व्याकरण से हो जाता है। जो 7 नंबर इसमें होता है ये व्याकरण से हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं ये बताती हूँ। सपोज दैट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया। अब इस पैराग्राफ में एक वर्ड उठाया, ठीक है, जैसे अब इसमें उठाया पाताल, कहीं मान लीजिए इसमें कहीं इसमें पाताल दिया है। अब आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि पाताल का विलोम क्या है, ठीक है, पाताल का विलोम बताइए। तो पाताल का जो विलोम हो गया, ये विलोम और ये सब कहाँ से आ गए आपके, या फिर इसमें इस लाइन में कौन सा एक जो है संज्ञा है, ठीक है, लिंग, लिंग है इसका, ये लिंग आपका दिया, स्त्रीलिंग दिया है, इसका पुरलिंग बताइए। तो वो क्या हो गया, व्याकरण से आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। तो 7 नंबर इसमें से अपठित गद्य में इस तरह के मैंने आपको बता दिया किस तरह से पूछा जाएगा। पैराग्राफ में उठा के कोई भी एक चीज व्याकरण से रिलेटेड, उससे संबंधित पूछ ली जाएगी। तो जो 7 नंबर आपका हो गया, ये 7 नंबर आपका किससे हो गया, व्याकरण से, जो कि आपका कैरी करेगा ये अपठित गद्यांश और पद्यांश में। क्लियर। आप देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। 7 नंबर ये जो है आपके 7 मार्क्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लें। इस 7 नंबर में आपको पूछ सकता है संधि, ठीक है, संधि पूछ सकता है आपसे, संधि, समास, ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, और आपका ये 7 नंबर में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग पूछ सकता है आपका, प्रत्यय पूछ सकता है आपसे, और क्या, अन्विति, अन्विति पूछ सकता है आपसे। अन्विति के बाद आपसे कर्ता पूछ सकता है, क्रिया पूछ सकता है, ठीक है, कर्ता पूछ सकता है, ये ना आप नोट डाउन करते चलिएगा। कर्ता पूछा उसने, क्रिया पूछा आपसे, उसके बाद पूछा विशेष विशेषण पूछ लिया, विशेष विशेषण पूछ लिया, और क्या पूछ सकता है आपसे, विशेष विशेषण के बाद आपसे संख्या पूछ सकता है, ठीक है, शब्द रूप पूछ सकता है आपसे, शब्द रूप पूछ सकता है, धातु रूप पूछ सकता है, पर्याय पूछ सकता है, ऐसे ही, ठीक है। अब मतलब आपके लिए ये काफी होगा। विलोम हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये मतलब बहुत ऐसे पीसी से नहीं, ऐसे जो भी व्याकरण में है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 15 नंबर में आपका अपठित गद्यांश पद्य, गद्य पद्य हो गया। ये 7 नंबर का इसमें व्याकरण होता है। व्याकरण में आपका पूछ सकता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अन्विति, कर्ता, क्रिया, विशेष विशेषण, संख्या, शब्द रूप, धातु रूप, पर्याय, विलोम, ठीक है। फिर आपके बचते हैं 15 नंबर, है ना।
15 नंबर जो आपका आता है वो संस्कृत शिक्षण से पूछा जाता है। अब मैं आपको ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत शिक्षण या जिसे हम भाषा विकास का अध्ययन कहते हैं उसमें आपका क्या क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है ना तो मतलब आपके लिए सब बेकार है। अगर आपसे सिलेबस नहीं पूछता है आपसे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस को इग्नोर कर देंगे। सिलेबस जानना तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका है संस्कृत भाषा शिक्षण, मतलब ये 15 नंबर का आपका आएगा संस्कृत भाषा शिक्षण। संस्कृत भाषा शिक्षण, ठीक है। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, भाषा विकास का अध्ययन। ठीक है, ये आपके लिए हो गया संस्कृत भाषा शिक्षण जो 15 नंबर का है, या फिर इसे हम कहेंगे भाषा विकास का अध्ययन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। अधिगम एवं उद्देश्य, पहला आ गया आपका अधिगम एवं उद्देश्य, ठीक है। सेकंड आपका क्या आएगा, पहला ये नोट डाउन आप करते चलिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब इसमें क्या क्या आएगा, सुनने, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सुनने तथा बोलने की भूमिका, सुनने तथा बोलने की भूमिका, ये आपका एक हुआ, ठीक है। अभी मैं साइड हो जा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। सुनने तथा बोलने की भूमिका हो गया। दूसरा हो गया मौखिक एवं लिखित, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण, विचारों का संप्रेषण, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, उपकरण के रूप में भाषा, चौथा मौखिक, चौथा है भाषा की संरचना, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है विविधता, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। विविधता युक्त कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आगे बताती हूँ। पहला है अधिगम एवं उद्देश्य, यानी कि संस्कृत का जो शिक्षण है, जो हम शिक्षण माने कि हम जो पढ़ाते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। संस्कृत अधिगम एवं उद्देश्य, ये इसमें आ जाता है हमारे उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अब इनके सिद्धांत क्या क्या हैं भाषा शिक्षण के। उसके बाद क्या क्या है कि बोलने, हम उनको सुनने बोलने की भूमिका होती,
ठीक है, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण। क्यों हम उनको भाषा शिक्षण, क्यों हम उनको शिक्षा देते हैं, हम क्यों शिक्षा लेते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं किसी को, ताकि उसको बोलने और सुनने की क्षमता जो इसकी भूमिका पता चले। उपकरण के रूप में भाषा, उपकरण यानी कि हमें अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो हमें उसको एक उपकरण, एक मीडियम के रूप में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण, जब हमको बोलना या लिखना आ जाएगा तो हम बोल या लिख के आपको अपनी बात बता पाएंगे। उसके बाद भाषा की संरचना, अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के भाषा बना के जाल खारे बाजी। कुछ समझ में आया आपको मैंने कौन सी भाषा बोली? नहीं आया होगा, क्योंकि कोई भाषा ही नहीं है। तो भाषा की जो संरचना है, भाषा बोलने का जो हम लोग शब्द पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, ये यही होता है कि हमको एक जो प्रॉपर, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में हम इनको लगाते हैं तब उसका कोई मतलब होता है। और हम इसके बाद क्या लिखा है कि विविधता युक्त कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, यानी विविधता युक्त कक्षा में, यानी कि एक जब क्लास होती है, कक्षा होती है, तो उस कक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन बैठते सब एक ही क्लास में है। तो विविधता उसी को कहते हैं, मतलब कि अलग अलग युद्ध कक्षा में, एक कक्षा में बहुत सारी विविधता होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उस समय जो भाषा शिक्षण यानी जो पढ़ाने की भाषा हमको जो शिक्षा देनी है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं हमको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं फिर। आपका नोट डाउन हो गया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद जो है आपका भाषा कौशल, ठीक है, भाषा कौशल, भाषा के कौशल क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद क्या है, कौशलों का मूल्यांकन। अब हमने जो उनको कौशल सिखाया है, जो कौशल उनके पास है, टैलेंट है, उसका मूल्यांकन भी तो करेंगे कि आपको आपने क्या सीखा। तभी तो एग्जाम्स वगैरह होते हैं कि आपको जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, आपको कितना समझ में आया, उसका मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है भाषा अध्यापन सामग्री, भाषा अध्यापन सामग्री, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य उपकरण, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक शिक्षण। ओके, अब हम इसको समझाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। पहला है भाषा कौशल, यानी भाषा के जो कौशल है, भाषा को बोलने का तरीका, कहते हैं ना कि मतलब जो बच्चे हकलाते हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, जो बच्चे डरते हैं, हिचकिचाते हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब टीचर करवाते हैं। और उसके बाद कौशलों का मूल्यांकन, अब हमने आपको सिखा दिया, कोई चीज़ हमने आपको टेक्निक सिखाई है, कोई आप में इम्प्रूवमेंट कराया है, तो हम आपको उसका मूल्यांकन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, आपका एग्जाम भी लेंगे, करेंगे, है ना, परीक्षण करेंगे उसका। उसके बाद है भाषा अध्यापन सामग्री, दृश्य श्रव्य उपकरण। भाषा अध्यापन सामग्री, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दृश्य माने जो देखने वाला है, जैसे आप अभी हमको देख पा रहे हैं किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, है ना, मोबाइल के थ्रू आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। तो बच्चों को भी पढ़ाने का जो तरीका होता है दृश्य, आप चौक यूज़ करते हैं, बोर्ड यूज़ करते हैं, हाइलाइटर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सुनने और देखने के दृश्य श्रव्य उपकरण हैं। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक शिक्षण। अगर हम पठन पाठन आपका जो धीरे है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बच्चा बहुत स्लो पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो है
पहले हम उसका उपचार करेंगे, पहले उसकी वजह जानेंगे, उसकी वजह जानने के बाद फिर हम उसका उपचार करेंगे कि इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या ऐसे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके संस्कृत शिक्षण में। संस्कृत शिक्षण में मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं। इनको हम अलग, देखिए आपकी जो शिक्षण की क्लास है ये भी चलेगी, और साथ में जो आपके मैंने आपको बताया पैराग्राफ वगैरह है, जो आपका गद्य पद्य है, ये भी हम करवाएंगे। साथ में ग्रामर की भी क्लासेस आपको करवाते रहेंगे, और जो साथ में क्वेश्चन आंसर जैसे हैं पर्यायवाची है, विलोम है, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैटरडे संडे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अभी तो हमने सिलेबस सिर्फ डिस्कस किया है, अभी हम सिलेबस डिस्कस करते चल रहे हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस स्टार्ट होगा बहुत ही धुआंधार होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आ गई है। करंट की हो, क्लासेस हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बेहतरीन तरीके से। बस आपको हम पे भरोसा करना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। तो मैं फिर इसी के साथ ये बस कहना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। अपनी तबीयत ठीक रखिए, अब प्रिकॉशंस लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।